नमस्कार। आप सभी का आज फिर से हिंदू स्टडी साइंस चैनल पर स्वागत है। आज हमारा एक नया विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में अष्टादश विद्या। अष्टादश विद्या क्या है, इसका भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या महत्व है, इसे हम आज देखेंगे। तो अष्टादश विद्या जो है वह 18 विद्याओं का संकलन, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की बुनियाद भी रही है। यह अलग अलग विद्याओं का एक संकलन है जो भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और शास्त्र परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी हमें श्रुति परंपरा के आधार पर सुरक्षित मिलती हैं और इन भारतीय ज्ञान परंपरा में अष्टादश विद्या का एक अहम योगदान है। तो अष्टादश विद्या में हम इनको 4 कैटेगरी में देखेंगे: विद्या और शास्त्र, वेदांग, उपांग और उपवेदों में। तो जो पहला है विद्या और शास्त्र, यह भारतीय संस्कृति की 2 मुख्य अवधारणाएं हैं और उनका स्रोत है, मुख्य आधार है, वह वेद, 4 वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हम ऋग्वेद में मंत्रों के संकलन को देखते हैं जिन्हें संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए हम इनकी कार्यविधियाँ देखते हैं, इनकी संकलन को देखते हैं। सामवेद में संगीतमय आधार पर हमें नृत्य शास्त्र के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र और भी अन्य औषधि ज्ञान या जो भी लोक विधाएँ हैं उन सब के बारे में परिचय मिलता है। और अथर्ववेद अन्य कोई अलग वेद नहीं है, यह उन्हीं 3 जो पूर्ववर्ती 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उसी में से इसका संकलन किया गया। अब इसके बाद हम आते हैं 6 वेदांग। वेदों के ज्ञान को समझने के लिए हमें 6 विद्याओं की जरूरत पड़ती है, 6 वेदांगों की जरूरत पड़ती है जिसके आधार पे हम वेदों को समझ सकते हैं। उसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आते हैं। इन्हें वेदस अंगानि भी कहते हैं, वेदों के अंग है यह। जैसे शिक्षा में हम उच्चारण विज्ञान को समझते हैं, मंत्रों के उच्चारण को। कल्प में हम धार्मिक अनुष्ठानों के नियम और कार्यविधियों को समझते हैं। व्याकरण में हम व्याकरण को समझते हैं जिससे मंत्रों के उच्चारण और उसके अर्थों को समझ पाते हैं। निरुक्त में वेदों के कठिन शब्दों की जो व्युत्पत्ति हुई है उनसे संबंधित हम का ज्ञान समझते हैं। छंद में मंत्रों के गायन पद्धति और भी जो भी छंदों का अध्ययन है उसके आधार पर हम मंत्रों का उच्चारण कर पाते हैं। ज्योतिष में खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हम खगोलीय गणनाएँ और ज्योतिष विज्ञान को समझते हैं। उसके बाद 4 उपवेद आते हैं जो इन्हीं वेदों के जो 4 वेद हैं, इन्हीं के 4 उपवेद। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद है जिसमें हम चिकित्सा विज्ञान को देखते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है जिससे युद्ध और शास्त्र विद्या के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद में गांधर्व वेद है उसका उपवेद जिससे हम संगीत और नृत्य के बारे में जानकारी पाते हैं। और फिर अथर्ववेद का स्थापत्य वेद उसका उपवेद है जिसमें हम वास्तुकला और शिल्पकला के बारे में जानकारी पाते हैं। और इन्हीं के आधार पर कुछ अन्य शास्त्र भी हैं, 4 अन्य शास्त्र भी हैं। इन शास्त्रों के आधार पर हम इनको 4 उपांग भी कहते हैं जिसके अंतर्गत पुराण और उपपुराण आते हैं जिसमें पौराणिक कथाएं और इतिहास आते हैं। फिर हम देखते हैं धर्मशास्त्र जिसमें नैतिकता और सामाजिक नियमों का ज्ञान है। फिर हम देखते हैं न्याय वैशेषिक, कर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा को जिसमें तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र आदि का संकलन है। उसके बाद हम सांख्य और योग को देखते हैं। ये 4 उपांग हो गए जिसमें फिर से एक बार देखते हैं कि 4 उपांग कौन से हैं: पुराण, उपपुराण, न्याय वैशेषिक, कर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा। यह दोनों मीमांसा को ही कहते हैं, इसमें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। तीसरा धर्मशास्त्र है, चौथा सांख्य और योग। इसी आधार पर 4 वेद, 6 वेदांग,
4 उपांग और 4 उपवेद मिलकर ये 18 विद्याएं होती हैं। इस अष्टादश विद्याओं में वैदिक परंपरा का समस्त ज्ञान समाहित है तथा इस विद्या को श्रुति परंपरा द्वारा जीवंत रखा गया है और यह हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार है, मूल है। इसी में भारतीय ज्ञान परंपरा का सार निहित है। तो हम फिर जल्द अगले विषय पे आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।